अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का जेल से एक और स्मार्ट मूव। इमरान खान का जेल से पहला कॉलम। आलमी मीडिया में इमरान खान ने क्या अहम बातें की, इमरान खान ने जेल से किसको एक्सपोज किया और इंतखाबात में गड़बड़ किसने की, नाम सारे के सारे आगे हैं। पूरी दुनिया जान चुकी इन किरदारों को। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि खान रहेगा और साथ में बल्ला भी। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट आमद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस ने इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ साजिश पर किस तरह पानी फेरा, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज की इस नशिस्त के अंदर एक और दिन और एक और गैर आइनी गैर कानूनी समात। अडयाला जेल में समात में क्या हुआ, इसका भी हाल आपके सामने रखेंगे। और फिर आईनी बालादस्ती का ड्रॉप सीन सुप्रीम कोर्ट में। नवाज लीग का 12वां खिलाड़ी कौन है, काजी के रिमार्क्स नहीं बल्कि नवाज शरीफ के हक में दलाइल। नवाज की किस्मत का फैसला हो गया। साबिक डीजी आईएसआई का धरना कमीशन को जवाब और एक जनरल ने क्या कहा, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि दुनिया भर में जब भी किसी बड़े लीडर को पाबंदे सलासल किया जाता है ना, तो एक सवाल बाहर बैठे हुए लोगों के जहनों में जरूर आता है कि आपके जेल के अंदर दिन कैसे गुजरे, आप क्या करते थे, आपके पास कौन कौन लोग जो हैं वो मिलने के लिए आते। और फिर एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। इंसान अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों के ऊपर एक नज़र डालता है और फिर जो लोग उसके साथ दुश्मनी करते रहे वो भी उसे याद आते हैं। जो लोग उसके साथ खड़े रहे उनका भी बार बार ख्याल आता है। खान साहब के साथ ना इस सिस्टम ने दुश्मनी की। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को एक नया रास्ता दिखाया जो इनकी अपनी बका का रास्ता था और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। खानदानों की बात होती रही, शख्सियात की बात होती रही, अफराद की बात होती रही, बच्चों की बात होती रही। मेरा हमारा ये हमारी सियासत है पाकिस्तान की। इससे पहले भी लोग जेलों में गए, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे और एक क्या ज़बरदस्त किस्म की जेल थी। लेकिन हमने जो कुछ आज पाकिस्तान में ये हुआ है ना, पहली मर्तबा, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। बाहर लोग निकलने के लिए अपने वकला के हाथ में कोई ना कोई पर्ची, कोई ना कोई पैगाम या फिर कोई साजबाज के लिए कोई तदबीर लड़ाने के हवाले से गुफ्तगू आपको ज़रूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में। इससे पहले भी फैज़ साहब के जो जब वो जेल में थे उन्होंने अपने हाल अहवाल उसका मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर भी लिखा और फिर फैज़ साहब का जेल के अंदर भी एक इंटरव्यू हुआ। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ व्यूअर्स कि मुल्क का लीडर जो जेल के अंदर है उसने अपने जेल के अंदर रहते हुए आलमी मीडिया तक राब्ता किया है, एक कॉलम लिख दिया जी। और इस कॉलम की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये तमाम सवालात जो बाहर बैठे हुए लोगों के जहनों में है, जो इमरान खान के साथ दुश्मनी की बुनियाद पर या दोस्ती की बुनियाद पर या प्यार की बुनियाद पर या लीडरशिप की बुनियाद पर या फिर लोग उन्हें मुर्शद भी कहते हैं, और जो उनके मुरीदैन बाहर बैठे हुए हैं, इस बुनियाद पर जानना चाहते हैं कि जेल में क्या कुछ हो रहा है। खान साहब ने वो काम कर दिया जेल में बैठकर जो शायद बाहर बैठे हुए लोग भी नहीं कर सके। जो आज़ाद प्रोटोकॉल के साथ फिरते हैं वो भी नाकाम रहे, जिनके पास रियासत का पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए बाहर की दुनिया के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के हवाले से। कप्तान ने जेल से किस किस को एक्सपोज किया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इंतखाबात में गड़बड़ कौन कर रहा है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। व्यूअर्स, खान साहब ने जेल से बैठकर एक ऐसा छक्का मारा जिसके चर्चे बहुत देर तक आप सुनेंगे। उन्होंने जेल से एक ऐसा कॉलम लिखा आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट के लिए। ये कॉलम असल में है क्या और क्या बातें इसमें खान साहब ने की, मैं आपके सामने एक एक चीज़ रखता हूं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कॉलम से अब किस किस्म का सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं और आपके लिए इस कॉलम में असल में है क्या। खान साहब ने कॉलम में लिखा कि गैर आइनी गैर कानूनी सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सतहों पर निगरान हुकूमतें जो हैं वो चला रही हैं, यानी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इनका किरदार इमरान खान ने इसको नंगा किया है। ये इंतज़ामिया आइनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियाँ तहलील होने के
90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए। और आपको याद रखना है, मैं रोकूंगा थोड़ी देर के लिए आपको, आगे बढ़ने से पहले काजी साहब ने कहा कि यार अब तो 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सकते ना, तो छोड़ें इस बात को, आगे बढ़ें। जब एक हाई कोर्ट का जज किसी को हटा दे तो आप उसे मिसकंडक्ट का नाम लेकर उससे तनकीद करते हैं। इलेक्शन रोकने की बात हो तो आप कहते हैं कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अरे भाई, लिखा हुआ पढ़ लो। 90 रोज की बात हुई, लेकिन काजी साहब आप नहीं पढ़ सके। शायद आपकी वो ऐनक जो है वो किसी ने चोरी कर ली, जो आपको आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कवानीन पढ़ने के लिए मदद फराहम कर सकती थी, लेकिन आपने वो ऐनक शायद किसी को मुस्तार दे दी या तोड़कर फेंक दी। आप आईन पाकिस्तान को पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, या रखते होंगे लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। अब अवाम के बढ़ते हुए खदशात, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में तारीख दे दी, आपको याद है ना, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। अब अवाम एक बार फिर तजब्बुब का शिकार है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। आप जाएं, जाकर पाकिस्तान की अवाम से खुद सर्वे करके देख लें। हर बंदा ये सवाल करता है और सहाफ़ी भी पूछ रहे हैं, यार इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। यार पता नहीं, जब बुलावा आएगा और कोई इशारा करेगा तो हो जाएंगे। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीब व गरीब इकदामात से दागदार है। इसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, बल्कि इसने पार्टी की तरफ से टॉप लीडरशिप के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ होगा। पार्टी के रास्ते में रुकावटें डाली गई और हमारे खिलाफ तौहीन के मुकदमात चलाए गए, यानी जिसकी इज्जत नहीं है आज उसकी भी तौहीन की बात की जा रही है और फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। इंतखाबात में हो या ना हो, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़ाहिरा खेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई को कोई मैदान फराहम नहीं करेंगे। ये इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लिख दिया है। फिर व्यूअर्स, ये सवाल और इसका जवाब भी खान साहब ने दिया कि एक बार फिर अमेरिका के साजिशी बयान पर खान साहब पीछे नहीं हटे और फिर उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव के तहत हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, क्योंकि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। आज तो आप कहते हुए डरते हैं ना। और काकड़ साहब ने कहा कि नोबडी हैज़ द राइट, आई डोंट नो वो क्या अल्फाज थे उनकी, तो खैर मुझे अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा था कि नोबडी हैज़ द राइट टू डिक्टेट अस। तो भाईजान एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला जेल में बैठा हुआ है, तुम क्या जानो एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या कीमत अदा करना पड़ती है। कीमत किसी और ने अदा की और कुर्सी पर तुम जाकर बैठ गए। मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। खान साहब ने ये लिखा कि इस मुलाकात के बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफर पैगाम भेजा। मैंने बाद में इस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पैगाम देखा और बाद में काबीना में पढ़कर सुनाया गया। साइफर मैसेज में जो कुछ कहा गया कि इसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि अमेरिका का पैगाम ये था कि अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इमरान खान की वज़ारत उज़्मा ख़त्म करो। इसके बाद चंद हफ्तों के अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और मुझे पता चला कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। लो जी, कर लो कम, तुसी कह रहे कि तस्फिया कराओ। खान साहब पीछे हट जाएंगे, खान साहब पीछे नहीं हट रहे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका जिक्र खान साहब ने अपने इस आर्टिकल के अंदर भी किया कि जो तहरीक एतमाद थी, इसके बाद उनकी जमात की मकबूलियत में इजाफा हुआ। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियाँ निकाली, जिससे ये वाज़ेह पैगाम गया कि अवाम कहाँ खड़ी है। व्यूअर्स, खान साहब ये भी कहते हैं, यानी मईशत किसने तबाह की उसके बारे में वो लिखते हैं कि हमने मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.1% की हकीकी जीडीपी जो आपका जीडीपी है इसकी तरफ पहुंचाया। लेकिन पीडीएम हुकूमत ने सारी मईशत का बेड़ागर्क किया। और फिर जो अहम चीज़ जिसका जिक्र इमरान खान साहब की तरफ से किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट, बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए। 2 कातलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और सोशल मीडिया के कारकुनों को 52 सहाफ़ियों के साथ जो जितने भी लोग थे उनको अगवा किया गया।
कैद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। अब खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं इसका जिक्र किया, तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं खान साहब के खिलाफ मुकदमात होते हैं। फिर जाली इंटरव्यूज़ का जिक्र भी खान साहब ने किया, किस तरह धमकियां दी गई। अब तो वो उस्मान डार की पूरी की फैमिली जो है ना, पूरी की पूरी फैमिली मैदान में आ गई और बता रही है कि उनके ख़ानदान के साथ क्या हुआ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद उनकी भतीजी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे चाचू के साथ क्या हुआ, हम अब मैदान में हैं और ये ख्वाजा आसिफ हमसे डर कर भाग रहा है। व्यूअर्स, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का मुआहिदा, ये एक बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा किसी इंटरनेशनल जरीदे में इस चीज़ को लिखा गया है और इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है ये एक इंतहाई अहम सवाल है। खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा किया जिसके तहत वो उनकी बरियत की हमायत करेगी और आइंदा इंतखाबात में इसे सपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इंतखाबात मुमकिन है या नहीं। वो ये कहते हैं कि इस मंजरनामे में अगर इंतखाबात हुए तो तब भी एक तबाही है और एक मजाक साबित होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने के इसके बुनियादी हक से महरूम किया गया। इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं हो सकता। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये प्रोग्राम करते करते ना मेरे जहन में एक जुमला आया, क्योंकि कल मैं वो लाइव जो समात थी काजी साहब की अदालत की देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब क्या आईजी साहब रोकेंगे, क्या चीफ सेक्रेटरीज, उनको क्या जरूरत पड़ी है इलेक्शन को सबोताज करने की या उसे धांधली करने की, वो क्यों ऐसा नहीं करेंगे। देखिए जी, मसला यहाँ पर ये है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जलसे जुलूस की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। तो क्या ये आपको नज़र नहीं आता? तो मैं वो जो बात आपके बारे में कहता हूँ ना कि आप वक्त के काजी बनने की कोशिश करते रहे, अरे आप अपनी अदालत के काजी तो बन जाएं, क्योंकि ये जो इज़्ज़त और तकरीम जो आप पाकिस्तान के आवाम से चाहते हैं वो आपके फ़ैसलों से आएगी मोहतरम। अगर कोई ये कहे, कल किसी ने कमेंट किया जी कि आप उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, भाई हम उनकी बेइज्जती नहीं करते, ना मैं उनकी उम्र के हिसाब से उनकी बेइज्जती करता हूँ, ना ही मुझे करनी चाहिए। मैं उनके फ़ैसलों और उनके किरदार की निशानदही करता हूँ। ये बेइज्जती नहीं है, निशानदही है कि इंसाफ होना चाहिए था, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए था, लेकिन यार ना इंसाफ होता है और ना ही होता हुआ नजर आता है। और फिर आपको ये भी बता दें कि बल्ला भी रहेगा और इमरान खान भी रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर रुजू कर लिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समात ही नहीं थी, इलेक्शन कमीशन इस मामले में फ़रीक नहीं बन सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक किस तरह किया जा रहा है, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स आपको ये बता दें कि ये जो फ़रीक बनने का मामला है ना, मैंने आपको पहले भी मुतादिद दफ़ा बताया कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद से ये नहीं कह सकता कि आपके इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हुए। इस बुनियाद पर आपका हम जो सिंबल है, निशान हम आपसे छीन रहे हैं जब तक कोई दरख्वास्त गुजार नहीं आएगा। तो नौरीन आई ना, अब ये नौरीन जो है वो कौन है आपको सबको मालूम है, और नौरीन चाहती है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। तो नौरीन की दरख्वास्त थी और उसके बाद ही सारा मामला उठाया गया। अब इसी नुक्ते को दरख्वास्त के अंदर शामिल करके इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनज़र नहीं रखा। ये भी कहा गया 26 दिसंबर 2023 को आर्जी रिलीफ दिया गया था। आर्जी रिलीफ से कबल फरीकैन को नोटिस दिया जाना ज़रूरी नहीं, और चूंकि इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं किया गया इसलिए पेशावर हाई कोर्ट के दूसरे जज ने स्टे वापस ले लिया। अब इसके अंदर मसला व्यूअर्स ये भी है कि ये जो फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल जो आइनी और कानूनी माहिरीन को नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि जब तक एक अदालत का जज जो दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए और उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया, यानी किसी दूसरे जज ने दे दिया, तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, क्योंकि जिस अदालत की तरफ से स्टे आया था उसी जज की तरफ से इस स्टे को उठाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला करेगी और क्या फ़ैसला आ सकता है इसकी कुछ शक्लें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज यही कहेंगे कि चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में ये केस पहले से मौजूद है, 9 जनवरी तक इसकी समात होनी है और डिवीज़न बेंच ने इसकी समात करनी है, इसलिए आप पहले वहाँ इंतज़ार कर लें,
फिर इसके बाद आप हमारे पास आएँ। हालांकि आपको याद होगा व्यूअर्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नाअहली और इम्तियाजी सलूक का सबूत यह है कि PTI के बेशतर रहनुमा जिनके कागजात मुस्तरद किए गए, उनके कागजात इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मंजूर हो रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के 2 हल्के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। पहले मुस्तरद हुए और कहा गया कि उन्हें रेस्ट हाउस के 900 रुपये देने हैं। राजा बिशारत के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत के बाद NA 55 से कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 236 से PTI के रहनुमा फरदौस शमीम नकवी की अपील पर समाअत करते हुए कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 90 मियांवाली से PTI के उम्मीदवार आजम खान न्याजी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर की गई, जबकि रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। हल्का NA 50 से ईमान ताहिर और नाज ताहिर की अपीलें मंजूर की गई, जबकि NA 56 PP 17 से तहरीक इंसाफ के राजा राशिद हफीज़ की अपील मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दिया गया। शब्बीर कुरैशी के NA 179 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 262 पर PTI के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सलार खान काकड़ के कागजात भी मंजूर हो गए। कराची NA 238 से PTI के सूबाई सदर हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मंजूर हुए और मैं उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने खान साहब के दौरे हुकूमत में भी कराची में सिंध के अंदर जो है बहुत ही मुश्किल हालात देखे और वो वाकई इस पार्टी का एक असासा है। PTI चकवाल के जली सदूर और उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 58, सूबाई असम्बली हल्का PP 20 पर चौधरी अली नासिर भट्टी के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हुए। रहीम यार खान से PTI उम्मीदवार जवेद इकबाल वड़ाइच, मियांवाली से साबिक MPA PP 80 अमीनुल्लाह खान, मुल्तान PP 220 से मखदूम जाहिद बहादुर हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और ये अभी 9 जनवरी तक फैसले होने हैं और PTI के तकरीबन सारे उम्मीदवारों के कागजात जो हैं कहा यह जा रहा है कि तकरीबन मंजूर हो जाएंगे। और फिर ये भी देखना होगा कि वो लोग जो यकीनन खान साहब की सेकेंड टीयर लीडरशिप का हिस्सा थे, माइट बी कि उनके कागजात जो हैं वो मंजूर ना किए जाएं, क्योंकि मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के किसी एक बयान सुन रहा था, बयान ही है जी, स्टेटमेंट्स रिमार्क्स तो हम इन्हें कह नहीं सकते, ये स्टेटमेंट्स ही हैं कि जो कोई इश्तिहारी होगा हम उसके कागजात जो हैं वो किसी सूरत भी मंजूर नहीं करेंगे। भाईजान यह गल जी है ना, इसहाक डार के मामले में भी आपको याद होनी चाहिए थी। और कानून को जिधर आप चाहें ना आप हाँक सकते हैं। पाकिस्तान की ना खूबसूरती ये है। और जब ये ज़रूरत हो तो तशरीह के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जब ज़रूरत हो किसी को नाहल कर दें ताहयात। ये कानून की खूबसूरती ये है, कानून के अंदर एक जो बैलेंस है वो आपको कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो है वो नज़र नहीं आएगा। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि एक और दिन और एक और गैर आइनी और गैर कानूनी समाअत अडयाला जेल में ये समाअत हुई है। और आपको ये खबर दे दें कि तोशाखाना केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। और ख़बर व्यूअर्स ये भी आई कि ये जो 10 साल की नैब की सज़ा है ना, इसे बहाल कर दिया गया, क्योंकि प्लानिंग ये की जा रही है कि यहाँ से इन्हें सज़ा दिलवाई जाए और खान साहब को 10 साल के लिए नाअहल करवा दिया जाए। अब ये सवाल है कि क्या इस केस में इमरान खान की ज़मानत होगी या नहीं होगी। इस केस में 6 जनवरी को इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला होना है और अभी तक उनकी ज़मानत होती हुई नज़र हमें नहीं आ रही, क्योंकि जज साहब कहेंगे कि चूँकि अब फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है इसलिए इमरान खान की ज़मानत नहीं हो सकती। यार पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में इससे ज़्यादा कोई जुल्म होगा कि आपको ज़मानत नहीं मिलती और दूसरी तरफ फ़र्द जुर्म आयद होने वाली होती है तो आप किसी शख्स को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। इससे ज़्यादा इस निज़ाम का कत्ल और क्या होगा जो हम इस वक्त पाकिस्तान में विटनेस कर रहे हैं। अब खान साहब की क्या नाअहली जो है वो ख़त्म होगी। आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी और वहाँ पर भी लोग सोए हुए हैं। इस पर अभी समाअत होनी है। तोशाखाना फैसला मुअत्तल हुआ तो इमरान खान की नाअहली ख़त्म होगी और वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। नैब के पास तोशाखाना फौजदारी के बाद तोशाखाना नैब रेफरेंस मौजूद है जिसमें वो गिरफ़्तार हुए हैं। इस केस में भी इमरान खान को नाअहल जो है वो कर दिया जाएगा। नैब केस में क्या नकाइस हैं कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले ये केस हाई कोर्ट से ही उड़ गया, आपको याद होगा। फिर नैब ने रेफरेंस बनाया, तोहफ़ों की मलकियत जानने के लिए पाकिस्तान में कोई निज़ाम ही नहीं है
और नैब को किसी भी अफसर के करप्शन के सबूत जो है वो नहीं मिलते, तो ये केस भी ठप हो जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से किसी न किसी तरीके से इमरान खान को ना वो दूर कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें कोई हिकमत जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। व्यूअर्स, ये जो अगली खबर है ना, ये अदलिया और नवाज शरीफ साहब का ना एक गठजोड़ है। काजी साहब बार बार कहते हैं कि वो सियासी बातें सुप्रीम कोर्ट पे नहीं करेंगे, यही आपने सुन लिया, लेकिन बार बार वो खुद को एक सियासी जमात का तरफदार बनाकर पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत का तयन करने के केस की समाअत हो रही है। 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जजेस के दलाइल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि यहां पर जजेस के ही दलाइल थे, दूसरी तरफ से दलाइल क्या आने थे। ये पहली समाअत थी जिसमें जजेस ने रिमार्क्स नहीं बल्कि नवाज शरीफ के हक में दलाइल दिए। काजी साहब ये कहते हैं कि ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मूड में आपके नहीं है तो ताहयात नाअहल कर दिया जाए। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज़ करें कि वो झूठा है। महज झूठ बोलने पर ताहयात नाअहली क्यों, ताहयात नाअहली देने की कोई तो मंतक होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों को हकारत की नज़र से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। अवामी मुंतखब नुमाइंदों की इज्तमाई जो सोच है एक फ़ौजी डिक्टेटर की सोच पर गालिब होती है। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे कोई फ़ौजी डिक्टेटर हो, चाहे कोई झूठ बोलता सियासतदान, आप दोनों को एक ही पलड़े में रख कर देखेंगे। आपको बात याद रखनी है कि मुंतखब नुमाइंदा उस वक्त मुंतखब होता है जब आवाम उसे मुंतखब करे, लेकिन जब उसके झूठ सामने आ जाएं तो आपको उसे मुंतखब करने का कोई हक नहीं है। ये यानी उसे इंतखाब में हिस्सा लेने का भी कोई हक नहीं है, और उसे मुंतखब जिन्होंने करना है उन पर भी ये लागू होता है कि वो उससे इंतखाब से बाहर कर दें। मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। बरतानिया के अंदर ये हमने होते हुए देखा। यहाँ के एक बारो है जी, रेड ब्रिज काउंसिल, अगर आप बरतानिया से आपका ताल्लुक है तो वहाँ पर एक सिख साहब थे जो लीडर ऑफ द काउंसिल थे। उनके ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने किसी को फेवर की है, और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया। अगर आप रेड ब्रिज से हैं और पाकिस्तान बरतानिया में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये रिवायात हैं, और एक झूठा शख्स एक सिस्टम को मैनिपुलेट करने वाला वो अवामी नुमाइंदा नहीं हो सकता। और फिर जो दूसरे जजेस हैं जिनके दलाइल, जिसमें जस्टिस मंसूर शामिल थे, वो ये कहते हैं कि कानून आ चुका, नाअहली के 5 साल की अब हो चुकी है और ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। जस्टिस मुसरत हलाली साहब भी आए कि दूसरों को सादिक और अमीन करार देने वाला जज क्या खुद इस म्यार पर पूरा उतरता है। इन रिमार्क्स के बाद ताहयात नाअहली ख़त्म होती हुई अब हमें नज़र आ रही है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब भी आ गया है, और सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस के होते हुए पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलने वाला। हमारे वकला के साथ तौहीन अमेज़ रवैया रखा जा रहा है। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारी तौहीन ना की जाए, हमारा मजाक ना उड़ाया जाए। आपको कोई हक नहीं कि हमारी तस्हीह करें, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अगर आइन की तशरीह करे तो पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट के ज़रिए इसे सुपरसीड कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट बनाने और आइन में तरमीम में फ़र्क है। तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत का होना आपके पास ज़रूरी है, और इस नुक्ते को काजी साहब जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने वालिद का जिक्र आपको करते हुए नजर आएंगे कि वो पाकिस्तान बनाने वालों में से थे। व्यूअर्स, पहली बात कि पाकिस्तान, जो लोग कुर्सियों पर बैठकर पाकिस्तान बना रहे थे उनमें, और जिन्होंने अपने ख़ानदानों के शहादतें अपनी आंखों के सामने देखी, पूरे के पूरे ख़ानदान शहीद हो गए, इनमें फ़र्क है। अब मुझे ही नहीं पता कि काजी साहब के वालिद जो थे वो कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान बना रहे थे या फिर उन्होंने वाकई कोई कुर्बानी दी, क्या उनका भी कोई प्यारा जो है वो शहीद हुआ। मैं ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों को जानता हूँ जिनकी आंखों के सामने उनके प्यारों को शहीद कर दिया गया और सिर्फ एक ख़ानदान का फ़र्द बचा। अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर वो पीढ़ी जो है पूरी की पूरी एक जनरेशन ख़त्म हो गई जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद ये जो कहना ना कि जी वो पाकिस्तान बनाने वालों में से थे, तो मुझे डाउट है कि शायद वो कुर्सी पर बैठकर उन्हें शायद पाकिस्तान बनाया होगा। अमली तौर पर वो लोग जो शहादतें देते रहे उनका कोई जिक्र जो है वो नहीं करता। मैं आपको ना आखिर में एक जनरल साहब का जवाब भी बता दूं जो उन्होंने फैज़ाबाद धरना कमीशन के हवाले से दिया है, और उन्हें बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए, और फिर उनके जवाब उन्होंने पेश किया है कमीशन के सामने, और वे ये कहते हैं कि 2017 में होने वाले धरने में उस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए। फैज़ हमीद ने अपने जवाब में ये भी कहा
कि 2017 में उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। इन तमाम अफराद की मुश्तरका हदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए गए। फैज़ हमीद ने हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद भी की। अब मसला यहाँ पर यह है कि आप अपने एक ऑर्डर को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स का क्या है जो जमहूरियत के साथ जिनका ताल्लुक़ है, और जमहूरियत मुल्क के अंदर जिसको रिस्टोर करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यानी जितने इदारे हैं उनमें से एक इदारा ये भी है जिसकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन काजी साहब अपने वालिद के किस्से आपको ज़रूर सुनाएंगे कि पाकिस्तान बनाने वालों में से थे। तो कल जब आप अपनी इस कुर्सी से उतरेंगे तो आपके बारे में क्या कहा जाएगा कि पाकिस्तान को बचाने और बिगाड़ने वालों में किसका हाथ था? ज़रूर सोचिएगा, इसके ऊपर अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जाते जाते ये ज़रूर कह दूं कि मेरी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो नाइंसाफ़ियाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रही हैं, इसका अज़ाला भाई कौन करेगा? और पाकिस्तान की आवाम अपने इन जो आप डिमांड्स हैं, जो गुजारिशात हैं, जो आपके सामने दरख्वास्तें रखी जाती हैं, अगर आपने इन्हें नहीं सुनना तो लिख कर लगा दें बाहर कि इस अदालत में सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की दरख्वास्तें सुनी जाती हैं और PTI के लोग यहाँ पर आकर अपना और कौम का और हमारा वक्त जो है वो मत ज़ाया करें, और इस अदालत को ताला लगा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।